अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको पहलगाम से जुड़ी सारी खबरें जो व्हाट्सएप मीडिया, इंस्टाग्राम मीडिया, सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ अभी वीडियो में आपके सामने रख दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सही है और कौन गलत है। आप उन दरिंदों को ढूंढिए, उनको पनिश कीजिए, हर एक कश्मीरी आपके साथ है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाइए हमने कश्मीरियत 1990 में भी निभाई है, 70 में भी निभाई है, 60 में भी निभाई है, 7 में भी निभाई है। आप मेरी बात एक से आप मेरी निभाई है। हमने वॉलेट भी लौटाया, हमने गोल्ड भी लौटाया, हमने जम्मू कश्मीर में मस्जिदें भी खोली गई, वो भी आप दिखाइए। हमसे गलती ये है कि हमारी सरजमीन पे ये चीज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मुसलमान गुनहगार है। आप पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन पाकिस्तान हिंदू, लेकिन पाकिस्तान हमें उनसे क्या है? डोंट डिस्कस पाकिस्तान है। आप उनको कार्रवाई करनी, आप करो। सरजमीन का इस्तेमाल तो किया गया ना, तो 29 बेगुनाह लोगों को मारा तो गया ना। जरूर जहाँ पे तो बोलेंगे पाकिस्तान को आए कैसे यहाँ, एक आए कैसे यहाँ? हेलीकॉप्टर में आए, एयरलाइन बंद है, गाड़ी बंद है, रेल बंद है, आए कैसे? 7 लाख फौज यहाँ आप अपने घर की, मैं आपसे पलट के पूछ सकती क्यों आए कैसे? हमने नहीं लाया, हम अपने रोजगार पे। मैम आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अपने रोजगार पे कुल्हाड़ी मारूंगा? क्या एक घर वाला अपने घर में आग लगाएगा? अगर वो अपने घर में आग लगाए, घर तो उसी का चलेगा ना। हर कश्मीरी की रोटी इसी चीज पे सीखती है कि टूरिज्म यहाँ है 90%। तो हम अपनी रोटी पे कभी आग नहीं लगाएंगे, हम जली हुई रोटी नहीं खाएंगे। हमने आज तक किसी भी आप कोई भी पुलिस स्टेशन उठाइए जम्मू कश्मीर का, किसी भी टूरिस्ट ने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी FIR लॉन्च नहीं की है, क्योंकि हमने उन माओ बहनों की रक्षा यहाँ पे की है, उनका सोना वापस लौटाया, उनके घर, उनके मोबाइल फोन वापस लौटाए। आप देखिए ना। लेकिन हिंदू राष्ट्रीय दल HRD पीछे बोर्ड लगाता है, कहता है कि जो भी देहरादून में लड़का या लड़की मिलेगा हमें कश्मीरी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्यों करेंगे कार्रवाई? आप HRD को बैन कीजिए। किस तरह से? वो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? आई हैव इंडियन पासपोर्ट, आई डू हैव इंडियन पासपोर्ट, आई हैव इंडियन आधार कार्ड, मैं हिंदुस्तानी हूँ। I have also fought 2 elections, पार्लियामेंट इलेक्शन एंड अदर इलेक्शन। को लेके खुल के बोलिए ना। हमें उनसे क्या, हम उनके बारे में डिस्कस ही क्यों करें? हम अपने हिंदुस्तानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ ऐसा हुआ, हम खड़े हैं, हमारी दुकानें बंद है, हमारा कारोबार बंद है। आपका क्या घूम गया था? भैया ने हमको लेके गया, यही भैया ने फिर से जाके लेके इसको लेके आया। उनका जो सामान पूरा है, कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ऐसा कोई जगह में हो नहीं सकता, कश्मीर है तो हुआ। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ, कौन सी मीडिया ने कहाँ से, सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी। प्लीज़ माई कंडोलेंस एंड हिज कंडोलेंस टू द फैमिली। बट वी आर अलाइव, इट्स नॉट अस, इट्स देम। उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग की उनके साथ हुआ है, एंड इट्स अस इन द वीडियो एंड वी आर अलाइव। तुम किसी जिंदगी को बोल रहे हो कि RIP। प्लीज इसको रिपोर्ट करो। वी आर सो शैटर्ड विद दिस थिंग, वी डोंट नो व्हाट टू डू। रिपोर्ट प्लीज फ्रेंड्स, रिपोर्ट all of you guys, please report to the Indian press and the news channels. Humble request. Thank you. आई विटनेस जुड़ रहे हैं, अमरेंद्र सिंह, सबसे पहले तो ये हादसा बहुत दुखद है। आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। जो हम देखे, हम तो कल ही पहुंचे थे श्रीनगर, वहां से हम पहलगाम पहुंचे, फिर वहां से हमको जाना था वो घाटी के पास, तो हम घोड़े पर बैठ करके, हम और मेरी वाइफ थे, 2 घोड़े पर बैठे और लगभग वहां पहुंच चुके थे। 200-300 मीटर की दूरी मुश्किल से बची हुई थी कि उसी बीच में उधर से गोलियों की तड़तड़ाहट
और लोगों के भागने का एकदम सिलसिला आने लगा इधर। तो शुरू में तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही कहीं कुछ गोली चल रही होगी, तो हम उसको थोड़ा डिनाई किए, घोड़े वाले को बोले कि नहीं भाई चलो। लेकिन तब तक में एक आंटी उधर से आई, बताई कि नहीं गोली चल रही है। हम लोग तो वो घोड़ा वाला हम लोग को लेकर के दोनों आदमी को लेकर के भागा, सारा लोग लेकर के नीचे की तरफ भागे और हम लोग वहां से नीचे आए। लेकिन हम वहां देखे कि जो लोग वहां लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहां पे, लेकिन वो लोग को लेकर के नहीं, वो तो आप, सारे वो घोड़े वाले। मैं पूछा हूं आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे? नहीं, आतंकी जहां थे वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। 200-300 मीटर पहले ही हम लोग को मालूम चला, गोली का आवाज सुनाई पड़ा लोग को भागने का, तो हम लोग नीचे की तरफ आ गए। और वहां लेकिन हम जो देखे, वहां के होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले जितने लोग थे, वो लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे। हम लोग को हिम्मत दे रहे थे कि कोई गोली चलेगी भैया तो पहले हमको लगेगी तो आपको लगेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने उनको मैं पहली बार कश्मीर गया था, वहां उन लोगों का जो व्यवहार देखा अपने प्रति और किसी भी टूरिस्ट के प्रति, क्योंकि जिस फ्लाइट से हम आए हैं सब लोग वैसे ही थे। सब लोग ये बात बोल रहे थे कि गाड़ी वाला ने हिम्मत दिया, बोला कि कुछ भी होगा तो पहले हमको होगा तब आपको होगा। फिर जो घोड़े वाले गरीब लोग थे। जी। लेकिन जब आप उस जगह पहुंचे तो आपको क्या जानकारी मिली? वहां पर लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने आपको क्या क्या बताया? अब प्रत्यक्षदर्शी से अलग अलग तरह की बातें आ रही थी। हम उस बात में, मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन अचानक से फायरिंग का आवाज हम जो देखे, हम किसी प्रत्यक्षदर्शी से बात नहीं की, हम जो सुने न्यूज चैनल पे सुने, लेकिन हमने जो महसूस किया सो आपको बताए जी। फिर हम जिस होटल में थे वहां भी लोग आए, फौज के लोग आए, लोग सर्चिंग कर रहे थे। फिर वहां होटल वाले कोऑपरेट कर रहे थे। वो ड्राइवर रात भर हमारे साथ बैठा रह गया कि भैया हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका क्या डिसीजन होता है। तो मैं टूर कैंसिल किया और हम वापस अभी दिल्ली पहुंचे हैं। आप दिल्ली पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वॉच दिस। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है। और भारत माता की सौगंध, 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। देखो गाइस, इन बंदों ने पहले सैफ और गुलफाम से उनका नाम पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी। दे आर डेड। सो टेल मी, फॉर लाइक जनरल नॉलेज, इज दिस टेररिज्म? क्या ये आतंकवाद है, या ये भी उस आरपीएफ वाले बंदे चेतन चौधरी के जैसे मेंटल वाला केस बता के छोड़ दोगे? क्योंकि टेररिज्म तो सिर्फ तब होता है ना जब मुसलमान करता है। क्यों? कटुओं को मार दिया, अभी 2600 कटुओं को और मारना है। अगर 2600 कटुओं को नहीं मारा तो मैं भारत मां का सबूत नहीं। 2 कटुओं को आगरा में मारा गया और उसकी जिम्मेदारी छत्री गौरक्षा दल ने ली है। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है। और भारत माता की सौगंध, 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हाँ, वाह वाह गोदी मीडिया वाह, जो तुमने कल से एक नैरेटिव सेट किया था। पहलगाम में हमला हुआ, हमारे 28 भारतीय शहीद हुए, उन शहीदों की लाश पर खूब हिंदू मुसलमान किया। और वो जो गौरक्षक अपने आप को बता रहा है ना, वो उसने आगरा में 2 कटुओं को मारा। कटुओं से मुराद मुसलमान है। हाँ, आगरा में मारा, पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा। इस बात को समझिएगा। अगर पाकिस्तान में घुस को मारने की हिम्मत करता ना तो हम सब जो है पूरा 140 करोड़ देशवासी उसके साथ होते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, मैं फिर से कह दूं, व्हाट इज अ टेररिज्म? आतंकवाद की परिभाषा क्या है? कल पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछा और गोलियों से हमारे भारतीयों को भून दिया, उसी तरीके से आगरा के अंदर क्षत्रिय गौरक्षक दल ने कटुओं को मारा। कटुओं से मुराद मुसलमानों को मारा। ये था तुम्हारा नैरेटिव, ये तुमने नफरत फैलाई थी। खैर, मैं आगरा पुलिस से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि ये लोग मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क में जो है दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। आगरा पुलिस आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये मुल्क के लिए घातक है, ये मुल्क के लिए आतंकवादी हैं, ये मुल्क में नफरत पैदा कर रहे हैं और भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी आपसे गुजारिश करता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री, ये इन गिद्ध मीडियाओं से कह दीजिए, नफरत वाली रिपोर्टिंग करना बंद करें, अपने नफरत वाले बोलना बंद करें। आप वक्त के वजीर आजम हैं, आप
ताजिंदगी प्रधानमंत्री रही है, लेकिन मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत ना आने दीजिए। खैर, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये जिन लोगों ने भी इस तरीके से हत्या की, निर्मम हत्या की आगरा के अंदर 2 मुसलमानों की, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आगरा पुलिस को अटैक कीजिए, और मुझे पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। रुको, सबसे पहले इस फसादी की वीडियो देखो। और अब समय आ गया कि हम जागे। और हाँ, कुछ जो ये सेकुलर आ जाते हैं कमेंट में ज्ञान देने, तो उनसे मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अब जो बोलते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भाई साहब इस बार धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ठीक है। बाकायदा पूछा गया कि आपका कौन सा धर्म है, उनकी पैंट उतारी गई है, प्राइवेट पार्ट चेक किया गया और फिर गोली मारी गई है। तो सेकुलर आंखों पे जो ये बांधे हुए हो ना, इसको उतारो, ठीक है। आंखें मूंदना ही सेकुलरिज्म नहीं है, ठीक। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आतंकवादी किसी बेकसूर किसी मजलूम को उसका मजहब पूछकर उसे गोली मारकर अगर हत्या कर दे, तो उस आतंकवादी को और उसकी पूरी कौम को और उसके धर्म को, मजहब को गलत समझना चाहिए, राइट? यही कहना चाहता है ना? ठीक है, तो अपनी बात पे कायम रहना। अब मैं तुझे एक तस्वीर दिखाता हूं, ये देख। ये एक इंडियन पुलिस ऑफिसर था और इसने चलती ट्रेन में 3 बेकसूर मजलूम मुसलमानों को सिर्फ टोपी और दाढ़ी देखकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया। और एक बात बोलूं, यह पुलिस ऑफिसर भी तेरे ही धर्म से ताल्लुक रखता था। अब बोल, क्या इसकी वजह से तो खुद को और तेरी पूरी कौम को और अपने धर्म को क्या तू गलत समझेगा? नहीं ना? तो फिर पहलगाम में जो आतंकवादी वहां पर हमला किया, वहां पर अटैक किए, उन आतंकवादियों, नस्ल हरामों की वजह से तू सारे मुसलमानों को गलत क्यों कह रहा है? क्यों इस्लाम पे उंगली उठा रहा? क्यों हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है? क्यों फसाद फैला रहा है? अगर कुछ बोलना ही चाहता है तो हुकूमत को बोल कि वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों वहां से सिक्योरिटी को हटा दिया गया। वहां पे जांच के लिए अपील कर। अगर कुछ सच बोलना ही चाहता है तो वहां पे बोल, एक सैयद आदिल हुसैन उन लोगों को बचाते बचाते, राइफल को छीनाते छीनाते शहीद हो गया। यह सच्चाई बोल, वरना वीडियो मत बना। और सुन, अगर इस हिंदुस्तान को, इस देश को, मेरे हिंदुस्तान को अगर जान की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले पहली सफ में मैं खड़ा रहूंगा और सबसे पहले मैं अपना सर दूंगा इंशाअल्लाह। और आप लोग अपनी गैरत को जिंदा करें। बेहयाई करने वालों को आप सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस को देखते हैं। अरे मैं सच बोलता हूं, लोगों तक सच पहुंचाता हूं, अपनी जान को हथेली पे रख के वीडियो बनाता हूं हिंदुस्तान के लिए, कौम के लिए। लेकिन आप लोग बेहयाई करने वालों को सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं करते। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो मेरी सच्चाई, मेरी आवाज महदूद रह जाएगी और लोगों तक नहीं जाएगी। अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आपकी गैरत जिंदी है, तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना, ताकि जिनके जहन में जहर गोबर भरा हुआ है वो निकल जाए। और मेरी आईडी को फॉलो करते हुए जाना। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर कश्मीरी स्टूडेंट्स को हैरास किया जा रहा है, इनको जगह छोड़ने की धमकी दी जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये वही कश्मीरी कौम है जिन लोगों ने टूरिस्टों की हेल्प करने के लिए उनको अपने कंधे पे चढ़ाया। 5 साल से कश्मीर में शटडाउन नहीं हुआ था, जिन्होंने टूरिस्ट कैजुअलिटीज के लिए शटडाउन किया, जिन्होंने खुलेआम इस टेरर अटैक की मजम्मत की। कश्मीरियों को इस तरीके से टारगेट करना ये रिलीजन के नाम पे नहीं हो रहा है। क्या ये सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि वो कश्मीरी मुस्लिम है? हर जगह नारे लगाए जा रहे हैं, कश्मीरी मुल्लो वापस जाओ। टाइमिंग दी जा रही है भाई, इस टाइम तक हमारा स्टेट छोड़ दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट से कि इनके खिलाफ पहले तो सख्त से सख्त कार्रवाई करो, इनको डंडा भरो, इनको अंदर करो सालों को। ये साले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये लड़वा रहे हैं, और आखिर में इनको अपने हिंदू भाइयों की भी फिक्र नहीं है। जितने भी मेरे कश्मीरी भाई हैं, सोशल मीडिया को हैंग कर दो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ। जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, हर जगह हैशटैग डालो, आई स्टैंड विद कश्मीरी स्टूडेंट्स। और जितने भी मेरे सेक्युलर भाई हैं, वीडियोस बनाओ, वीडियो डालो, वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर उस स्टेट की पुलिस जहां ये सब चीजें हो रही है, इन सबको टैग करो और ये मसला एक नेशनल इशू बनना चाहिए। जो भी ये सारे घिनौनी हरकत कर रहे हो ना, एक बात कान खोल के सुन लो। सबसे पहले तुम इंसानियत के दुश्मन, हर उस इंसान के दुश्मन जो बाहर से कश्मीर आता है पढ़ने के लिए, जो बाहर से कश्मीर आता है रोजी रोटी कमाने के लिए। किसी के साथ भी गलत मत होने दो।
दोस्तों, इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी परसों प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे राष्ट्रपति से मिलने गए और उन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है जो अभी लीक नहीं हुई कि बात क्या थी। उसी प्रकार से हफ्ते में एक बार वेडनेसडे को प्रधानमंत्री की अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक होती है, जिसको इस बार कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया और यह भी नहीं बताया कि अगली बैठक कब होगी। तीसरा यह कि प्रधानमंत्री को शनिवार को कश्मीर के दौरे पर जाना था, जिसे कैंसिल कर दिया गया। चौथी बात यह है कि होम मिनिस्ट्री ने यानी अमित शाह ने अपने एक हफ्ते के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको कैंसिल कर दिया है, स्थगित कर दिया है। अब अंदर खाने क्या चल रहा है, इसके सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीद है बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है, शायद इसलिए कुछ बातचीत चल रही है। और दूसरा मामला हो सकता है कि हमारी जुडिशरी में कोई बड़ा रिफॉर्म आने वाला है, क्योंकि हमारी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने हमारी राष्ट्रपति को रिट मैंडेमस जारी कर दी है। इसका मतलब ये होता है कि यह कोर्ट का आदेश है, जबकि हमारे गवर्नर और हमारी राष्ट्रपति हर तरह के कोर्ट के मामले से इम्यून रहते हैं। कोर्ट उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और अगर करना है तो कोर्ट की संवैधानिक जो बेंच होती है 7 जजेस की बेंच, वही कर सकती है। यह पूरा मामला हुआ है जब से तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु की असेंबली से पास हुए बिल्स को अपने पास होल्ड करके रखा, फिर बाद में राष्ट्रपति को दे दिया, फिर उन्होंने होल्ड करके रख लिया। इस पर कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, आपको एक तय सीमा के अंदर अंदर उस पर अपना कोई ना कोई स्टैंड लेना होगा। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला हो, तो इसके चांसेस ना के बराबर हैं। फिलहाल 2 ही चीजें नजर आ रही हैं, एक तो बांग्लादेश का बॉर्डर और जुडिशरी, शायद जिसको लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठक पर बैठक कर रहे हैं। देश में आतंकी हमला हुआ है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां चुनाव है। क्या यह रैली करने का वक्त है? किसी में दम है जो उनसे सवाल पूछ ले? बीते 10 सालों में भाजपा के चुनाव प्रचार और अडानी को ठेके दिलवाने के अलावा मोदी जी ने किया क्या है? कौन पूछेगा कि सरकारी कंपनियां बेचने या सेना की जमीन बाबा रामदेव को देने से देश कैसे मजबूत होगा? सेना की भर्तियां रोकने और 4 साल वाली अग्निपथ योजना लाने से सेना कमजोर हुई है या मजबूत? सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी क्यों है मोदी जी? ईश्वर ना करे अगर कोई युद्ध 4 साल से लंबा चल गया तो हम इन 4 साल वाले अग्निवीरों के सहारे लड़ाई कैसे जीतेंगे? है कोई पूछने वाला? ट्रंप के दबाव में अमेरिका से खराब लड़ाकू विमान लेने पर देश की ताकत में कैसे इजाफा होगा? बताइए। आतंकी हमले की आपदा में अवसर ढूंढकर भाजपा ने देश को जितना नुकसान पहुंचा दिया है, उतना आतंकी हमले से भी नहीं पहुंचा था। हमला पूरे देश के खिलाफ था और पूरे देश को इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना था, लेकिन भाजपा की घटिया राजनीति ने लोगों को ही आपस में लड़वा दिया। हमले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी मारे गए, लेकिन मीडिया ने हिंदुओं को पीड़ित और मुसलमानों को अपराधी बताने का एजेंडा चलाया। पत्रकारिता के मूल्यों की गिरावट अगर ऐसे ही जारी रही तो अब वो दिन दूर नहीं जब शहीदों की शहादत भी धर्म के चश्मे से देखी जाएगी। भगवान न करे देश में कभी ऐसा भी दिन आए, लेकिन मोदी जी हैं तो यह भी मुमकिन है। आपदा में अवसर ढूंढना जिनकी पॉलिसी रही हो, अवसरों के लिए आपदा लाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? आज मोदी जी बिहार जा रहे हैं, वहां उनकी रैली है। पिछली बार पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, अब पहलगाम के मृत पर्यटकों की बारी है। कुछ समझे? धर्म देख के गोली मारी थी ना, मगर सुशील नथेनियल वो शॉट बिकॉज ही आइडेंटिफाइड एज अ क्रिश्चियन, और एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आतंकियों से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ गोली। अब हम लोग इस टाइम पे हमारे ऊपर हुए इस आतंकी हमले को भी ये घटिया सरकार अपनी खुद की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। कल को कोई श्रद्धांजलि देने शामियानों पे, रेड कार्पेटों पे चल के जा रहा था, और आज कोई बिहार में इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहा है। अब बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या? पहलगाम में जो हुआ वो दर्दनाक था, इट वॉज डिस्टर्बिंग, बट लेट मी ऑल्सो शो यू समथिंग विच वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। ये कमेंट्स है मेरी वीडियो पे मेरे पति के लिए, मतलब मेरी परसों शादी हुई है शायद, तो मतलब तुम लोग सोचो कि ये लोग, ये घटिया लोग जो ऐसी वाहियात सोच रखते हैं, तुम्हें लगता है ये किसी के मरने का शोक मना सकती है? जो दूसरों की मौत की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर, जो भी कर रहे हैं। मेरी वीडियो में मैंने सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी, मैंने सिक्योरिटी लूप होल्स को हाईलाइट किया, मैंने आतंकवाद के खिलाफ सवाल उठाया, और मैंने देश में बढ़ती धार्मिक हिंसा के खिलाफ सवाल उठाया, और कुछ नहीं। और मेरे पति को ये सब, दिस इज व्हाट माय हस्बैंड रेड अंडर द कमेंट सेक्शन ऑफ माय वीडियो। मतलब तुम लोग सोचो, उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। हिम्मत है तो मुझे कुछ बोल के दिखाओ। और ये जो इन लोगों ने लगा रखा है, धर्म पूछा जात नहीं, हाँ वैसे बहुत कास्ट इक्वालिटी रहते हो ना तुम भच पिल्ले। हाथरस याद है तुम लोगों को? एमपी तो याद ही होगा, तुम्हारे बंदे ने एक दलित पे मूत दिया था, मामा ने सबके सामने पैर धोए थे उसके, याद है? बताओ, संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानने वाले अगर जात पे ज्ञान ना देना तो ही ठीक है, वरना हिपोक्रेसी आत्महत्या कर लेगी। अरे हम लोगों को क्यों दिखा
दिखाई नहीं दे रहा कि ये इतने हॉरिबल इंसिडेंट, इतने मतलब दिस इज लिटरली एन अटैक ऑन आवर कंट्री, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। ये इस इंसिडेंट को भी ये लोग अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज, मजाक बना रखा है यार। इन लोगों को बोलो कि भाई सरकार को बोलो अकाउंटेबिलिटी ले, इन लोगों को बोलो कि कुछ करें इसके बारे में, ये जो हुआ है इन लोगों को बोलो कि भाई लोगों को आश्वासन दो कि हाँ तुम लोग कमजोर नहीं हो रहे हो। अरे यार इनको बोलो हिंदू मुसलमान करना बंद करें, क्योंकि इनकी दुकान और ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। भाई आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। देखो, इंसानियत और इस्लामिक टेररिज्म की बात कौन कर रहा है? नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ ये इस तरह से टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं और साथ ही में इस्लाम को टारगेट भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये खुद फिलिस्तीन में उसी दिन मासूमों की जानें किस तरह बेरहमी से ले रहे हैं। ये बच्चा आपको खून में लथपथ दिख रहा होगा, ये अपने बाबा के साथ फोन में देख रहा था। उसी वक्त इजराइल ने इनके घर पर एयर स्ट्राइक किया और उस धमाके की वजह से वो हवा में उड़ते हुए अपने पड़ोसी की छत पर पहुंच गया। इनके पीछे आपको इनके बाबा दिख रहे होंगे जो कि शहीद हो गए, और इनकी बहन के बॉडी पार्ट्स भी दिख रहे होंगे, और वहां पर इनकी दूसरी बहन 2 टुकड़ों में पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। और ये जस्टिस की बात कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं। टेड माई पार्ट। अब आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज साला ये पाकिस्तान को खत्म कर देते ना तो चैन से जी रहे होते आज, लेकिन नहीं। अगर पार्टीशन के वक्त भारत और पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज शायद ये सब होता ही नहीं। पहले 26/11, पुलवामा, उरी और अब ये पहलगाम। साले टेररिस्ट है सबके सब। भाई चाहे वो 26/11 हो, उरी हो, पुलवामा हो या फिर खुद अभी पहलगाम हो, भाई मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ ना, भारत में, तो हम कहाँ से टेररिस्ट हो गए? ये साले हमारे भारत में रहकर भी हमारे ही खिलाफ है। सालों की नस्ल में भरा पड़ा है ये सब। भाई हमारी कौम को तो दोष मिलेगा ही, गालियों का सामना करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। साला बहुत हो गया, अब चुप तो नहीं बैठ सकते। मेरा बस चलता ना तो एक एक चीज का गिन गिन कर बदला लेता। मेरा बस चलता ना तो ये साले जितने टेररिस्ट है ना, जिनकी वजह से हमारी पूरी कौम को बदनाम होना पड़ रहा है, सालों को चुन चुन के मारता। काश मेरे बस में होता है सब कुछ, इनके घर में घुस के इनको मारता और सब ठीक कर देता। दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे धर्म को खतरा है। याद है, भूल गया, तुम्हारी मस्जिद गिराई थी उन्होंने। क्या लिखते हो यार कि कश्मीर मत जाओ, कश्मीरी मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पहलगाम में आतंकवादियों से लड़ते हुए जो शहीद हुआ है ना, उसका नाम है आदिल हुसैन। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। और जिनको तुम हिंदू बोलते हो और मैं भारतवासी कहता हूं, उनको बचाने के लिए आतंकवादियों के हाथ से बंदूक छीनने लगा तो आतंकवादियों ने गोली से उसे मार दिया। इकलौता लड़का था अपने घर का, सैयद आदिल हुसैन। किसके लिए लड़ा? हमारे लिए ना। कहां से लाते हो इतनी नफरत? कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे।
क्योंकि अगर आप अमित शाह की बिहेवियर देखो, जिस तरीके से मीडिया ने भी दर्शाने की कोशिश की है, वही मीडिया जो चढ़ चुका था यूपीए के ऊपर, जो चढ़ चुका था शिवराज पाटिल के ऊपर, वही मीडिया इस तरीके से अमित शाह की एक्टिविटीज को दर्शा रही है जैसे उन्होंने कोई किला फतेह करके रखा हो, इलेक्शन जीत कर आ रहे हो। 50-60 गाड़ियों का कॉन्वॉय चल रहा है, उसी से 10 गाड़ियां अगर वहां होती पहलगाम में तो ये सिचुएशन ना होता। हेलीकॉप्टर से टूरिंग हो रही है, रेड कारपेट लगाए जा रहे हैं। ऑप्टिक्स तो इतना तो हमें भी समझ में आता है कि इस दुखद घटना के समय आप अपनी फुटेज ना बढ़ाएं, अपनी ऑप्टिक्स ना देखें, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं। क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है, 28 लोग मारे गए हैं, वहां जेडी वैंस के लिए नचनिया है, वहां नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में नाच देख रहे हैं। कम से कम नाच गाने का प्रोग्राम तो बंद कर दो भाई, इतने लोग मारे गए हैं। क्या इसमें भी फोटो अपॉर्चुनिटी और ऑप्टिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कुछ सवाल जरूर है। बस करो रे अब ये हिंदू मुस्लिम, कुछ फायदा नहीं है। फायदा नेताओं का है, आपका सिर्फ नुकसान है। आप जेल में और नेता के बच्चे फॉरेन में, कुछ फायदा नहीं है। आपका नेता आपको छुड़ाने पुलिस स्टेशन नहीं आता है। आपके माँ बाप वो बेचारे हाथ जोड़ते पुलिस के सामने कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, बहकावे में आ गया। आपके माँ बाप जेल के चक्कर काटते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते हैं। तो इसमें किसका फायदा है? नेताओं का। उनके बच्चे देखे आपने कभी गाड़ी तोड़ते वक्त, आग लगाते वक्त किधर देखे? नहीं देखे ना। ये आप लोग हैं। कार्यकर्ता मारता है भी और मार खाता है भी, और खुद की जिंदगी झाट करके लेता है भी। इसलिए जरा समझो और ये बंद करो, कुछ फायदा नहीं। जब आपकी माँ बहनें ना कोर्ट के बाहर खड़ी रहती है, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रहती है ना, तो उनके क्या हाल होते हैं ना, उनको पूछो। तो जज्बात में आके ना ये सब मत करो, कुछ फायदा नहीं होएगा, कुछ फायदा नहीं। ये नेता लोग सिर्फ अपनी खुद की रोटियां सेक रहे, और आप लोग हिंदू मुस्लिम पे अटके पड़े। एक नेता अगर मुस्लिम के खिलाफ बोलता है तो सारे हिंदू गलत नहीं होते। एक मुस्लिम नेता अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो सारे मुस्लिम गलत नहीं होते। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। कुछ फायदा नहीं होएगा, कुछ फायदा नहीं। नुकसान आपका होगा, फायदा नेताओं का होगा। तो सुधर जाओ रे, मत करो हिंदू मुस्लिम। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलो, फिर वो मुस्लिम नेता रहने दो या हिंदू नेता रहने दो, मगर आपस में मत करो झगड़े, कुछ फायदा नहीं होएगा। कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचो, समझे क्या? अभी कुछ लोग आएंगे ज्ञान पेलने के लिए, पेलो, मगर एक बार थोड़ा सा बैठ के सोचो, इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। एक बार सोचो सिर्फ। हाँ, आप तो मान लीजिए रिपब्लिक में काम कर चुके हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आतंकवादी है? आरएसएस में हमारा कोई नहीं है। आरएसएस में ना हमारा कोई लिंक ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी आतंकवादी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहां पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में, इसीलिए इन भाई लोगों की तलाश कर रहा हूँ। मिलते तो कांटेक्ट नंबर लीजिए 88 360 382। मेरा बच्चा भी पूछ रहा है 2 साल का, मेरा बाप आतंकवादी है क्या? अभी उसको लेके पुलिस थाना में जमा करूंगा मैं। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठूस गया मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद, इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूं लगातार।
रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? मैं वही सैनिक हूँ, हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ। जय श्री राम बोल के राजनीति नहीं होती है। अगर आप राजनीति करते हो ना, ये चीज ये बंद कर दीजिए ड्रामा और छोड़ दीजिए। अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। पीड़ित जवान, इनकी शक्ल देखिए, चेंज हो गए। सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अमित शाह पूरी सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री को संभाल के बैठे, शोषण का शिकार 17 साल से। कौन देगा इनको न्याय? घूम रहे इधर कसौड़ा डाल के और तमाशा बना के रखा है आपने। जो भी जवान बोलेगा सच्चाई, उसको सीधा ही अरेस्ट करो और जेल में डालो, ठोको। यही प्रशासन का पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। लगातार न्याय चाहते, आपसे न्याय चाहते। आजाद भारत में गुलाम कर दिया आपने, बेबस, लाचार। डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं आप ऊपर से, उसको गले में। इस वीडियो में अंधभक्तों के प्रोपेगेंडा को फेल करूंगा, लेकिन उससे पहले जनरल जीडी बख्शी की ये वीडियो सुनो। हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ जाए। सुना, कोविड में 3 साल इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हुई थी। हर साल हमारी आर्मी से 60,000 फौजी रिटायर होते हैं। इसका मतलब 3 साल के हिसाब से सरकार 1,80,000 फौजी काट चुकी है। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.89% डिफेंस पर खर्च करते हैं। अमेरिका करता है 3.5%, चाइना करता है 1.7%, लेकिन उनका बजट 296 बिलियन का और हमारा 83 बिलियन का। रशिया 5.9% डालता है। कुछ दिन पहले जामनगर में लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मौत हो गई थी क्योंकि उनके फाइटर प्लेन में मेल फंक्शन हो गया था। डिफेंस पर खर्च करने के लिए सरकार पे पैसा नहीं है, लेकिन 9,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए खूब पैसा है। सेना के फौजी कभी खाने ही कंप्लेंट करते हैं तो कभी आउटडेटेड इक्विपमेंट्स की कंप्लेंट करते हैं, उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन एमएलए खरीदने के लिए पैसा है, नेताओं के प्राइवेट जेट खरीदने के लिए पैसा है। एक कोई छुटभैया नेता भी आता है, उसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियों का काफिला लग जाता, लेकिन वहां पहलगाम के टूरिस्ट के लिए एक भी सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद नहीं था। सोचो इस बारे में। तुमको पता है, अगर तुम दुबई में आधी रात को कहीं घूमोगे ना तो भी तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के लोग जब टैक्स भरते हैं ना तो उनकी सरकार उनको वो सेफ्टी और वो सिक्योरिटी देती है। लेकिन हमारे देश में अगर हम दिन में बोल रहा हूँ भाई, आधी रात की तो दूर की बात है, दिन में भी बाहर निकल रहे ना घूमने, तो बाहर के देश के लोग हमको मार के जा रहे, लिटरली मार के जा रहे भाई, जैसे कि वो टहलने आए थे और टहल के चले गए। भाई इसमें किसकी गलती है? देखो, टेररिस्ट लोगों की तो गलती है ही, लेकिन सबसे बड़ी गलती है हमारी सरकार की, क्योंकि वो हमको, हमारे लोगों को सिक्योरिटी और वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। तो भाई फिर क्या मतलब है इतना जीएसटी और इतना टैक्स भर के, जब साला हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। और मैंने जनरल बख्शी सर का भी वीडियो देखा, उन्होंने यही बोला है कि आवर फोर्सेस वर कट डाउन बाय 1,80,000। क्यों? जस्ट टू सेव मनी। ये मनी सेव के चक्कर में 28 लोगों की मौत होगी। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार। और भाई बाहर के देश के लोग ना अपनी आर्मी डिफेंस पे इतना पैसा खर्च करते हैं ताकि उनके देश के लोग सेफ रहे, लेकिन यहाँ पे तो भाई हम सही में फेल हो गए भाई, सच बता रहा हूं मैं। और भाई अभी तो रिवेंज लेना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी अनहोनी ना हो इस देश में। ये सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब भाई जिन टेररिस्ट लोगों ने हरकत की है ना, उनको तो मैं इतना ही बोलूंगा भाई, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है। धन्यवाद। 25 मारे गए पहलगाम में और 25 ही मारे गए बलूचिस्तान में। झंडा अलग है, देश अलग है, लेकिन दुख एक ही है, आंसू एक ही है और ये चिंगारी भी एक ही है। मेरा दिल दुखा हुआ है उन सब खानदानों के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है सरहद के दोनों पार। अब भारत पाकिस्तान को इल्जाम दे, ये पाकिस्तान भारत को इल्जाम दे, क्या कभी हमने इस सोच के, इस फिक्र के पार भी देखा है? कभी कुछ अलग से सोचा भी है? जरा सोचो, 1 मिनट के लिए सोच कर देखो कि ये 2 नहीं, ये 4 मुल्क, चाइना, भारत, पाकिस्तान और ईरान, अगर ये 4 मुल्क आजाद रहे लेकिन अपना एक ब्लॉक बना ले, खुशहाली का ब्लॉक, आगे बढ़ने का ब्लॉक, जरा सोचो क्या दुनिया होगी। इन चारों की आबादी 320 करोड़ बनती है और ये दुनिया की आबादी का 40% है। इस ब्लॉक की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। चाइना देगा मशीन पावर और लैंड कनेक्शन, ईरान के पास है ऑयल और मिनरल्स, इंडिया की टेक लीड और इंडिया का मैन पावर, और पाकिस्तान द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया को खिला सकता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेटेड लैंड। जरा सोचो, फ्यूल की कोई इंपोर्ट कॉस्ट नहीं है, डॉलर का कोई क्राइसिस नहीं है, कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं है। A block that is unified
एज अ ग्लोबल पावर, पर हमें मजबूर किया जाता है कि ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि इन चारों को अलग रखने में सबका फायदा है। इसी वजह से आज चाइना की इंडिया से नहीं बनने देते, इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनने देते और पाकिस्तान की ईरान से नहीं बनने देते। यही वजह है कि इतनी बड़ी दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ ये दो मुल्क हैं जो पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट पर खर्च करते हैं। पर अगर हम ऐसा सोचना चाहें तब भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें लाशें गिनने से ही फुर्सत नहीं है। लाशें गिनने से फारिग होंगे तभी तो कुछ सोच पाएंगे। पाकिस्तान और भारत आज सोच कर करोड़ों खर्च करते हैं उस जंग की तैयारी के लिए जो हम दोनों नहीं चाहते, लेकिन उस मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचते जो हम दोनों चाहते हैं।